पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू change the position of an object is known as force. हेलो सर जी। हाँ हेलो सोहम। सर जी आप हर रोज साइंस तक कंटिन्यू करेंगे? हाँ अभी साइंस से कंटिन्यू करूंगा एंड ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैथ्स या फिर देखूंगा अपने जो चैप्टर स्टार्ट करना होगा। ओके ओके सर। ओके। ये पूरा सिलेबस फरवरी के लास्ट तक हो जाएगा तो कंप्लीट? हाँ ये खत्म 15 मार्च तक सोच के चल सकते हो कि 15 मार्च तक खत्म हो जाएगा। ओके सर। तो प्रैक्टिस ओके पेपर मिलेंगे क्या मुझको? मैं खोल दूंगा बाद में। ओके एक बार क्लास के बाद याद दिलाना। देखो फोर्स क्या होता है, तो किसी चीज को धक्का देना। पुश मतलब होता है धक्का देना एंड पुल होता है अपनी तरफ खींचना, जिससे उस वस्तु की पोजीशन चेंज हो सकती है या फिर हो सकता है कि पोजीशन चेंज ना हो, लेकिन अगर तुम पुश या पुल कर रहे हो तो वो एक तरह का फोर्स लगा रहे हो। सपोज तुमने एक बाल्टी में पानी भरा एंड उसे उठाते हो, ठीक, तो तुम उसे क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, तो वो एक तरह का फोर्स तुम उस पर लगा रहे हो उस बाल्टी पे एंड देन वो उठ जाता है। बट सपोज दैट बाल्टी में पानी भरा हो और बहुत ज्यादा पानी हो एंड तुम उसे पुल करते हो तो वो नहीं उठता है। नहीं उठने का मतलब है कि उस बाल्टी का पोजीशन नहीं चेंज होता है, जैसे वो था उसी स्टेट में रहता है। तो इसका मतलब है कि तुम फोर्स तो एग्जर्ट कर रहे हो लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो वही कि चेंज कर सकता है या फिर टेंड्स टू चेंज द पोजीशन, तो जरूरी नहीं कि चेंज ही हो पोजीशन, पोजीशन चेंज नहीं भी हो सकता है। लाइक कोई एक दीवार है एंड दीवार, हेलो यस सर। तो हम, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो ओके सर। सपोज कोई दीवार है, दीवार एंड तुम उसे धक्का देते हो, पुश करते हो, लेकिन दीवार है ना तुमसे नहीं हिलता है, लेकिन तुम उस पर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो पुश, लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह का फोर्स ही है। किसी मॉल में जाते हो या किसी दुकान में तो तुमने देखा होगा एक गेट लगा होता है एंड उसे तुम धक्का देते हो एंड वो खुल जाता है, या किसी किसी दुकान में अपनी तरफ खींचते हो खुल जाता है, तो तुम उस पर क्या करते हो ना, उस गेट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डेट्स वाई वो खुल जा रहा है। ओके तो बस ये याद रखना, पुश और पुल जिसकी वजह से किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो या ना हो, उसे हम फोर्स कहते हैं। ओके ओके सर। एंड इसका है ना यूनिट होता है, और वो मैं बता दे रहा हूँ, ये नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ। SI यूनिट होता है ना, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके एंड इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एंड जो CGS यूनिट होता है फोर्स इज डाइन। ओके तो ये तुम लो, ये सब तुम जब अपर क्लासेस में जाओगे तब तुम इसे समझ में आएगा। ऐसे मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। और सर ओके सीजीएस मतलब? सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ये तुम्हें समझ नहीं आएंगे अगर मैं बता दूं अभी, तो बस याद कर लो। ओके ओके सर। तो ऐसा ओके यूनिट सर। होता है वो न्यूटन, न्यूटन होता है एंड सीजीएस यूनिट डाइन होता है। ओके एंड डाइन और सीजीएस में क्या रिलेशन है, एक न्यूटन बराबर होता है ना 10⁵ डाइन होता है, एक न्यूटन में 1 लाख डाइन होता है। ओके सर ये सब ये पढ़ रिलेशन, लेते हैं। हाँ ये याद रख लेना। ओके 10⁵ एंड स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर नोट कर रहे तो वो करते जाना। ओके मैं आगे बढ़ूं। ओके सर। अब फोर्स को है ना दो पार्ट में बांट दिया गया है। ओके जो तुम्हारा फर्स्ट हो गया वो हो गया कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं, जब दो वस्तु के एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, और उनके बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उन्हें हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मान लो कि तुम है ना गेट को धक्का देते हो वो खुल जाता है, तो तुम गेट को टच करते हो, कांटेक्ट में आता है तब।
और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि जब दो वस्तु कांटेक्ट में नहीं आता, जैसे तुमने दो मैग्नेट को, दो चुंबक को पास लाओगे तो हो सकता है उस दोनों में फोर्स लगे, लेकिन दोनों को तुम कांटेक्ट में नहीं है, दोनों संपर्क में नहीं है, फिर भी फोर्स है दोनों में, या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, लेकिन उसे फोर्स लग रहा है। तो कांटेक्ट में मतलब दो वस्तु या ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है, एंड नॉन कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता तब भी फोर्स लगता है। क्लियर है ये टर्म? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो इस दोनों टर्म में, मैं फिर से समझा दूंगा। सर नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल क्या होगा? नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल ये हो गया, तुम कोई बॉल फेंकते हो एंड वो आकर जमीन पे गिर जाता है, तो जो पृथ्वी है ना, अर्थ उस बॉल पे एक फोर्स लगा रहा है, और तुम देखो फोर्स और हाँ फोर्स और जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। ओके, बॉल और अर्थ है ना अपना धरती, वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन धरती सर, है ना अपनी ओर बिना खींच ले रहा है। बिना हाँ, टच के हिलना। हाँ बिना टच किए हुए है, दोनों में कांटेक्ट, ये फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है या अपनी ओर खींच रहा है। जैसे मान लो कि एक ये हो गया, एक मैग्नेट हो गया चुंबक, ये हो गया, इसका दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड जब सेम पोल को कांटेक्ट में लाओगे साउथ नॉर्थ, तो ये दोनों एक दूसरे के इधर फोर्स लगाएगा, भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। वही अगर तुम दो चुंबक, क्या ये रिपेल करेगा, वहीं अगर तुम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हो, साउथ नॉर्थ करीब आता है या नॉर्थ साउथ करीब होता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा ना, ये इसे अपनी ओर खींचेगा ये वाला, एंड ये वाला इसे अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों में देखो यहाँ पे पुल फोर्स लग रहा है, ठीक, एंड यहाँ पे पुश फोर्स लग रहा है। ओके, दोनों कांटेक्ट में नहीं है तब भी दोनों के बीच कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया और ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। क्लियर है अब यहाँ पे? यस सर, यस क्लियर है सर। अब देखो कांटेक्ट फोर्स है ना, कांटेक्ट फोर्स को भी आगे है ना डिवाइड कर दिया है, कांटेक्ट फोर्स को एक मस्कुलर फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स। ओके, और सर दूसरा फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन फोर्स हो गया, मैं बता दे रहा मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। ओके, तो मस्कुलर फोर्स क्या है कि जितना भी इंसान है या फिर जानवर है, वो अपने शरीर या मांसपेशी के द्वारा जितना भी बल लगाता नहीं, ये फोर्स लगाता है, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे तुम दौड़ने के लिए क्या करते हो, दौड़ते हो, ओके, या खाने के लिए अपना निवाला ले जाते हो, या फिर तुम क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, बाल्टी उठाते हो या किसी चीज को धक्का देते हो, तुम क्या करते हो, अपने शरीर से शारीरिक बल का यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हारा मस्कुलर फोर्स हो गया, तुम्हारे मसल से फोर्स लग रहा है, मांसपेशियों से। ओके, एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब भी कोई वस्तु एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन करना चाहता है ना, कि मान लो कि तुमने कभी कंचा खेला होगा बचपन में, याद है तुम्हें? यस सर, खेला है सर। तो तुमने ध्यान दिया होगा जब तुम कंचा को ऐसे फेंकते हो, वो थोड़ी दूर जाकर है ना, मान लो कि यहाँ पे कंचा है एंड तुम इसे फेंकते हो, तो ये यहाँ तक जाता है एंड धीरे धीरे जाकर रुक जाता है। ओके, तो तुम इधर से फेंकते हो तो ये फोर्स तो तुमने इधर लगाया था, तो इसे जाते रहना चाहिए था, क्योंकि तुमने फोर्स तो इधर लगाया है ना, तो लेकिन ये आगे जाकर रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई फोर्स है ना इस कंचे पे जरूर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, जो चाहता होगा कि ये है ना रुका रहे, मेरे मतलब सर रिलेटिव में जहाँ motion ना कहीं भी करे। सर फ्रिक्शन फोर्स लगता है सर, वो कांटेक्ट फोर्स होता है। हाँ, कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, तो कांटेक्ट तो होगा ही। हाँ हेलो, सर लेकिन जैसे कि कांटेक्ट होगा कैसे, क्योंकि सर जैसे ही अपन ने बॉल फेंकी तो मतलब वो कहीं ना कहीं रुकेगी, तो वो तो सर अर्थ के मतलब अर्थ उस पर फोर्स लगा रहा है ना सर। देखो अर्थ फोर्स लगा रहा है, ठीक, लेकिन अर्थ के कांटेक्ट हाँ में है सर। ना, तो अर्थ इस पे हाँ कौन सा सर। फोर्स लगा, पुश, पुश या पुल तो लगा नहीं रहा है यहाँ पे ना। हाँ हेलो, यस सर। सर जहाँ पे हाँ मस्कुलर बोलो। फोर्स या सर जहाँ पे मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स का काम आता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो कांटेक्ट फोर्स होगा ही। ओके, सर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फ्रिक्शन फोर्स है करके? कैसे पता लगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स है? तुम्हें पता नहीं लगाना, तुम्हें पता है कि मतलब चीजें, जैसे तुम्हारे शरीर से कोई काम हो रहा है कांटेक्ट में, तो तुम्हें पता है कि मस्कुलर फोर्स है। जैसे तुम बाल्टी उठा रहे हो, मग उठा रहे हो, या कुछ कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, तो तुम्हें पता है कि तुम शरीर से अपना फोर्स लगा रहे हो उस चीज पे। अगर तुम शरीर से नहीं लगा रहे हो, सपोज दैट कि तुम क्या कर रहे हो ना,
कि तुमने एक कंचा लिया, बॉल को एंड जमीन पे ऐसे लुढ़का दिया, ठीक। तो तुमने एक बार फोर्स लगाया, तो मस्कुलर फोर्स लगाया, ठीक। अब उस बॉल को हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए क्योंकि तुमने फोर्स लगा के छोड़ दिया, लेकिन कोई फोर्स तो है जिसकी वजह से वो रुक जा रहा है थोड़ी दूर जाने के बाद। सर कोई फ्रिक्शन फोर्स फोर्स होगा। का सर हाँ हाँ फ्रिक्शन फोर्स मतलब ये भी होता है ना कि दोनों का सरफेस टच होना चाहिए। जैसे एक बॉल को हमने ऐसे जमीन पे मतलब ऐसे फेंका तो वो जो सरफेस से टच होते होते एक जगह आकर रुक जाएगी। हाँ हाँ, तो वो कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। एंड टच होगा एंड दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं जहां फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, मस्कुलर फोर्स नहीं होता, वो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वहां पे। जैसे तुम चलने के लिए चलते हो ना, तो तुम जमीन पे ये करते हो तो जमीन भी तुम पे कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स हर टाइम है ना, जो मोशन होता है उसको अपोज करता है, कभी कभी वो तुम्हारे है ना सपोर्ट में भी रहता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम लोग या तुम लोग या कुछ भी चीजें है ना मतलब चल पा रहे हैं हम लोग। ओके। फ्रिक्शनल फोर्स पे इतना भी ध्यान मत दो, ये तुम्हें है ना 11th या 12th में पढ़ाया जाएगा, बस इतना समझ लो। एक मस्कुलर फोर्स होता है जो शरीर के द्वारा तुम फोर्स लगाते हो, मस्कुलर फोर्स है। एंड दो वस्तु के बीच में है ना फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जब एक दूसरे के बीच में ना रिलेटिव मोशन होता है। ओके। ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। हाँ। ओके। जैसे तुम अपने कभी कभी ठंड में क्या करते हो ना, दोनों हाथ को मलते हो ना बहुत तेज से, यस सर। यस सर, वो एंड यस। तुम्हें मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। एंड तुम्हें अब तुम्हें अपने हाथ में गर्मी महसूस होने लगती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही है ना, तुम्हारे दोनों हाथ में है ना गर्मी आती है। ओके। तो ओके ये सर। बस याद रखो, दो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, एक मस्कुलर फोर्स हो गया कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल, और एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। मस्कुलर फोर्स क्या है, मेरे तुम्हारे या किसी जानवर के शरीर के द्वारा जो भी फोर्स लगेगा वो मस्कुलर फोर्स हो गया। एंड दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन स्लाइड करना चाहते हैं, मोशन करना चाहता है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ओके। एंड फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हें 11th या 12th में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो इसके टेंशन मत लो। ओके। ओके सर। बस अभी ध्यान में रखो। अब है ना कॉन्टेक्ट फोर्स देख लो क्या होता है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, सॉरी, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है ना, मैंने समझा दिया था कि दो वस्तु एक दूसरे के टच में नहीं आती है। तो इसका एग्जांपल देख लो क्या क्या है। पहले हो गया मैग्नेटिक। ओके। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड तीसरा हो गया ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल। ओके। तो ये तीन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मैंने तुम्हें समझा दिया क्या होता है। जैसे दो मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे देख लो, जब दो ये है ना सेम पोल, सेम पोल जब एक दूसरे के पास आएगा तो इन दोनों के बीच है ना क्या होगा ना, पुश या रिपेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। रिपेल, सॉरी, रिपेल काम करेगा। ओके। मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा, एक दूसरे को धक्का देगा मान लो। एंड जब अपोजिट पोल वाला तुम दो मैग्नेट को साथ मिलाते हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। ओके। देखो ये जो है मैग्नेट इसको अपनी इधर खींच रहा है, एंड ये जो मैग्नेट है इसको अपनी इधर खींच रहा है। तो सेम पोल होगा तो रिपेल होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। एंड अगर ये होगा अपोजिट पोल होगा तो एक दूसरे के पास आएगा। क्लियर है ये चीज? सर ऐसा ही सर करंट में होता है, जैसे कि प्लस प्लस होंगे तो सर रिपेल करेगा, और पॉजिटिव और वो होंगे माइनस वाले तो सर हाँ वो हाँ करेगा रिफ्लेक्ट। हाँ। एंड सेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होता है ना तुम्हारा, इसलिए होता है, इसमें दो चार्ज होता है। दो चार्ज क्या होता है इसमें, इसमें होता है प्लस और माइनस। ओके। तो प्लस प्लस आएगा, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये रिपेल करेगा। ओके। एंड प्लस और यस सर। माइनस हो या फिर माइनस या फिर प्लस हो तो इस दोनों में तो क्या सर करेगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा। करेगा। हाँ। एंड माइनस और माइनस हो तो ये फिर रिपेल करेगा, एक दूसरे रिपेल को से करेगा। दूर। हाँ। और एक और चीज होता है वो भी बता दे रहा हूँ, प्लस है और न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं इस पे, या फिर माइनस है और न्यूट्रल है। ओके। करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके। तो ये याद रखना, ठीक है। अगर ओके प्लस सर। प्लस चार्ज हो तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस हो तो अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस हो तब भी अट्रैक्ट करेगा,
माइनस माइनस हो तो रेपेल करेगा। लेकिन मान लो कि एक चीज पे चार्ज है, जैसे तुम कभी अपना कंघी करना ना बाल में, एंड किसी फिर कागज के पास लेकर जाना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो अट्रैक्ट हो गया, तो तुम्हारा कंघी में ना कुछ चार्ज आ गया होता है, जबकि तुम्हारा कागज है होता है न्यूट्रल होता है। ओके, तो वो कागज को अट्रैक्ट कर लेता है। किसी छोटा सा पन्ना अपना है ना, कॉपी का पेज थोड़ा सा ऐसे फाड़ कर एंड कंघी करके लाना अपना बाल में, एंड उसे ऐसे क्लोज ले जाना, वो चिपक जाएगा, देखना। तो वो वहां पे है लेकिन ना सर वो कंघी। मतलब ऑयल की, सर कंघी सर ऑयल की होती है सर, जब ही चिपकता है, जैसे कि अपन ऐसे सूखे बालों पे लगाते हैं तो नहीं करता, नहीं, ऐसा क्यों? सूखी बालों पे मेन चीज है ना, तुम उससे जब ऐसे करोगे ना तो उसके बीच है ना कुछ आ जाता है, तेल की वजह से है ना कुछ चार्ज आ जाता है उस पे, ठीक है। तो एंड सर तेल ऑयली। ऑयली एक होता है, एंड तुम ऐसे उस बाल में लगाओगे तो वो कुछ ये फ्रिक्शनल होता है ना, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसकी वजह से उनके पीछे है ना थोड़ा सा चार्ज आ जाता है उस पे, ठीक है। ओके एंड सर। चार्ज आता है, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ चार्ज आता है, एंड तुम किसी पेज के पास ले जाओ, छोटे से पेज के पास, तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये याद रखना, अगर हाँ सर। दोनों साइन पॉजिटिव हो, ये सेम साइड हो तो रेपेल करेगा, एंड अगर इसमें से कुछ भी अलग हो तो अट्रैक्ट करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यस एंड सर। लास्ट हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दुनिया में जितना भी वस्तु है ना, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, जैसे चांद और सूरज भी एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लो पीयूष और सोहम, पीयूष तुम कहाँ से हो? सर सर एमपी। और सोहम तुम कहाँ से हो? महाराष्ट्र। हाँ देखो, तुम एमपी में हो और सोहम महाराष्ट्र में है। तुम दोनों के बीच ना भी है ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके, लेकिन ये फोर्स इतना कम है, इतना कम है ना कि तुम देख नहीं सकते हो, महसूस तक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका तो एक फॉर्मूला होता है, जाके 11th या 12th में तुम पढ़ोगे, उसके कारण तुम्हें पता चलता है कि बहुत कम फोर्स होता है। तो दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं ना, हाँ हाँ बोलो। सर मुझे एक चीज़ में समझ गई सर, ये जो जेएनयू की एग्जाम होती है वो अपने पास के जेएनयू के स्कूल में होती है क्या? ये मुझे नहीं पता, मतलब सेंटर कहाँ पे होती है। या क्या सर अपने एंड डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे होता है? ये मुझे नहीं पता। एंड सो हम, मैं कितनी बार बोला हूँ कि इस तरह के तुम डाउट्स है मेरे से पर्सनली पूछ लिया करो। ओके सॉरी एंड सर। पर्सनली तुम कभी मैसेज भी नहीं करते हो मेरे को इन सब चीज़ों के लिए। टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे से पूछा करो, अगर कोई भी डाउट है मेरे से साइड से पूछ लिया करो, क्योंकि तुम्हारा ओके पर्सनल प्रॉब्लम है, बाकी लोग के टाइम लैप्स होता है ना। चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी और भी टॉपिक का डाउट है पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पर्सनल डाउट है, ये पर्सनल क्वेरीज है। साइड से मैसेज कर लो, कॉल कर लो, जैसे पीयूष या कोई और कर लेता है कभी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया ना कि जितना भी दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है ना, कुछ वजन है, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन अगर यही फोर्स किसी वस्तु और धरती के बीच या जमीन के बीच लगता है ना, अर्थ के बीच, तो उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे तुम, कोई फल है, फल गिरता है, आम गिरता है अपने पेड़ से, तो वो जमीन की ओर ही गिरता है, तो वो ग्रेविटी के कारण गिरता है। ओके, एंड ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है उसको, उसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम इंटू जी। एम क्या होता है? एम होता है मास, किसी वस्तु का मास, 5 किलो, 10 किलो। और जी माने सर ग्रेविटी। जी मतलब ग्रेविटी नहीं होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ओके सर। एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड होता है ना? ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एंड जी का वैल्यू जनरली लेते हैं हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ओके, तो ये लिख लेना। एम का मतलब होता है मास, जी का मतलब होता है एक्सीलरेशन, डी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब तक किसी टॉपिक में डाउट रहेगा तो पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा। सर ये जो, हाँ हाँ जी, फिर उसमें डाउट है। जी, ये जी का वैल्यू तुम्हें याद कर लो, क्योंकि ये है ना बहुत बड़ा टर्म होता है। जैसे एफ का होता है ना, सर होता है सिर्फ जी का M1। ही वैल्यू होता है सर, एम का नहीं होता सर, मास का? एम तो डिपेंड करता है कितना, जैसे तुम्हारा वजन हो गया 40 किलो, हो गया मेरा हो गया 50 किलो, तो एम का वैल्यू तो चेंज करेगा ना।
सर जी की फुल फॉर्म क्या है? जी का मतलब Yes, है sir. यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो अर्थ के द्वारा जितना एक्सीलरेशन किसी वस्तु पे लगाया जाएगा अपनी ओर खींचने के लिए, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो अपनी ओर फोर्स खींचता है। जैसे मान लो कि पीयूष का वजन है ना, पीयूष का वजन हो गया 40 kg एंड पीयूष को किसी छत से फेंकोगे ना, ऐसे ही फेंकना मत, तो पीयूष पे कितना फोर्स लगाएगा जमीन? 40 इंटू 9.8 एंड जिसे मल्टीप्लाई कर लो इस जाएगा एंड इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 392 तो जब भी न्यूटन का ऐसा फोर्स होता होगा लगाएगा। जैसे कि अपन कोई चींटी वगैरह को छत से फेंकेंगे तो उसके कुछ नहीं होगा, लेकिन सर उसके चूहे वगैरह से या कुत्ते को सर फेंकेंगे तो उसके लग जाएगी। हाँ हाँ, वो लग जाएंगे उससे। जैसे मान लो कि चींटी वगैरह उसका वजन ही बहुत कम है, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? मान लो कि कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम का होगा चींटी? 1 ग्राम का भी नहीं होगा। और उसको हाँ सर। मान लो 1 ग्राम का भी है तो उसको 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 होगा एंड 9.8 इसको कर लो कितना आ जाएगा? 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतना तो उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा कितना चोट लगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो 392 जो पीयूष पे लगेगा तो वो बहुत ज्यादा फोर्स है, तो पीयूष को चोट लगेगा, चींटी को नहीं लगेगा। तो ये वैल्यू याद कर लेना, इसका काम आएगा आगे। ओके, बोलो सोहम। सर इसका वैल्यू 9.8 इंटू 10⁵ होता है ना? 9 इंटू क्या? 9.8 इंटू 10⁵ नहीं नहीं, ये नहीं होता। ये कहाँ से पढ़ा तुमने? ये नहीं होता है, यही होता है वैल्यू। क्या? सर फोर्स इज इक्वल टू मास पर एक्सेलरेशन होता है। हाँ, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एफ इसका अलग तरीके से एफ एम इंटू ए भी लिख सकते हो, लेकिन अर्थ के लिए लग रहा है ना तो इसे जी हम लोग लिखते हैं। ओके ओके सर। हाँ, नॉर्मली फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर अर्थ किसी वस्तु पे अपना फोर्स लगा रहा है तो एम इंटू जी लिखते हैं, नहीं तो नॉर्मल फॉर्मूला एम इंटू ए है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये भी एक्सीलरेशन है लेकिन ग्रेविटी के कारण है ना, इसलिए हम जी लिखते हैं इसे। ओके ओके सर। ओके, अब मैं आगे बता रहा हूँ। एक और बोलो सोहम। सर मैं जो बोल रहा था ना सर 10⁵ हाँ हाँ, सर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कुछ और चीज है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तुम बोल रहे हो। ओके, मैं उसके बाद में चर्चा कर लूंगा। ठीक है, प्रेशर है, अभी मैं प्रेशर पे गया ही नहीं हूँ, मैं फोर्स पे हूँ अभी। देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो थ्रस्ट भी है ना फोर्स ही है, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। थ्रस्ट भी फोर्स ही है, थोड़ा सा अंतर। वो क्या अंतर मैं बता रहा हूँ। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। मैं समझा रहा हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है पता है? तो 90 डिग्री पे हो फोर्स। ओके, मान लो ये है ना तुम्हारा सरफेस है, मान लो, ठीक है। ये मान लो कि तुम्हारा टेबल है एंड 4 पहिए है, इसके टेबल है तुम्हारा। ऐसे बहुत फोर्स लग रहा है। एक फोर्स ये लग रहा है F1, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक फोर्स लग रहा है इसे, इस पे, ये 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक फोर्स हो गया ये F2 मान लो, ये एक फोर्स हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड एक ऐसे मान लो ये है ना 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, F3 F4। तो यहाँ पे फोर्स कौन कौन से, कितने फोर्स हो गए? F1 है, F2 है, F3 है एंड F4 है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स तो तुम्हारे 4 है, F1 F2 F3 एंड F4। लेकिन अगर पूछ रहे थ्रस्ट कौन है तो क्या जवाब होगा? इस चारों में से थ्रस्ट कौन है? सर F3। F3 क्यों है? F3
क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है सर। हाँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि ये फोर्स 90 डिग्री पे लगा रहा है, इसलिए हम इसे थ्रस्ट कहते हैं। तो कोई भी फोर्स जो 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। बस यही अंतर है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, सेम होता है इसका, ऐसा यूनिट भी इसका क्या होगा, जो फोर्स का था ऐसा यूनिट इसका भी न्यूटन ही होता है। ओके, यस सर। तो बस इतना सा डिफरेंस था फोर्स एंड थ्रस्ट में। प्रॉपर्टीज डाल दे रहा बुक पर, क्या? प्रॉपर्टीज ग्रुप पर डाल देगा। ओके ओके, मैं कोशिश करूंगा। ओके, चलो मैं आगे बढ़ूं प्रेशर पे। यस सर। ओके, प्रेशर भी बहुत इजी है, एंड थ्रस्ट समझ में आएगा तो प्रेशर भी आ जाएगा। ओके, प्रेशर ये क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था। भूल गए या नहीं याद है? ऑन द सरफेस सर ऑफ द रेस्ट ऑब्जेक्ट। जैसा है सर। हाँ, 90 डिग्री पे फोर्स लगाना चाहिए सरफेस के। ओके, ओके सर। एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो देख लो, यही फिर मैं सरफेस बना दे रहा हूँ ऐसे। ओके, एंड बहुत सारा प्रेशर है, मान लो एरिया मान लेते हैं ना, एरिया क्या है, 10 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड बहुत सारा फोर्स मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, एंड ये F1 हो गया, F2, F3, F4, F5, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 मान लो, ये 90 है, ये 120 मान लो, और ये 150 मान लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 150। ओके, सर प्रेशर एंड थ्रस्ट में सर क्या डिफरेंस है? देखो प्रेशर एंड थ्रस्ट में क्या डिफरेंस है ना, प्रेशर है ना एक यूनिट एरिया पे लगता है, ठीक ना। अगर एरिया बढ़ा दोगे, मान लो कि F1 का वैल्यू है ना 100 न्यूटन है। ओके, एंड एरिया अगर 10 मीटर है, इस एरिया में जो लग रहा है अगर ये 10 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख लो, एंड मैं बता रहा हूँ कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, मान लो कि जो ये परपेंडिकुलर फोर्स है 90 डिग्री पे, वो उसका वैल्यू 100 न्यूटन है, तो थ्रस्ट और फोर्स तो 10 मीटर पे है, तो इस केस में प्रेशर कितना लगेगा, 100/10, तो प्रेशर कितना लगा, 10 लगा पास्कल। एंड अगर एरिया हम क्या करते हैं ना, यही इसी एरिया को हम 20 मान लेते हैं, एरिया मान लो 20 मीटर स्क्वायर हो गया, तो फोर्स और थ्रस्ट एक ही रहा, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, 100/20, 5 पास्कल हो गया। ओके, तो ये होता है ना कि प्रेशर होता है ना एक एरिया पे होता है, स्पेसिफिक एरिया पे, यूनिट एरिया पे। ओके, एंड फोर्स में किसी तरह का एरिया का डिस्कशन नहीं होता है, बस फोर्स का वैल्यू होता है, जो 90 डिग्री फोर्स है वो तुम्हारा थ्रस्ट हो गया। ओके, ओके सर, आ गया समझ में। हाँ, एंड देखो फोर्स प्रेशर के लिए मैंने क्या लिखा था, एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, पास्कल। एंड प्रेशर का वैल्यू क्या बोला था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, सर वो होता है सर न्यूटन। और एरिया का क्या होता है,
सर एरिया का मतलब कैसे? मीटर स्क्वायर, जैसे स्क्वायर का एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, किसी चीज का एरिया, तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं उसको, तो मीटर स्क्वायर। तो ओके सर, और सर सीजीएस, वो वाली सीजीएस सीजीएस यूनिट वो होती है सर, डायल। ऐसा यूनिट लिखते हैं। हाँ, तो P बराबर क्या हो गया, N इंटू एम का -2, ये मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल कर देते हैं एंड वैल्यू जो होता है साइन इंटरचेंज कर देते, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिए, तो P बराबर क्या हो गया, N इंटू एम का पावर -2। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब एक चीज बताओ, अगर मान लो कि फोर्स है ना सेम है, फोर्स सेम है, फोर्स है ना फिक्स कर दिए, XYZ कुछ भी होगा फोर्स, तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या कमेगा? सर मतलब क्या पूछ रहे हो सर? सर मान लो कि फोर्स में क्या पूछ रहे हो? फोर्स का वैल्यू हम फिक्स कर दिए कि 100 न्यूटन या 200 न्यूटन लगेगा फोर्स, तो एरिया बढ़ाने से यस सर। फोर्स प्रेशर बढ़ेगा या कमेगा? सर कम वो सर कम होगा सर बढ़ाने से, और कम करने से सर बढ़ेगा। क्यों? सर एरिया कम रहेगा सर, प्रेशर ज्यादा सर क्योंकि लगेगा। एरिया सर कम होगा ना तो सर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि ये होता है सर चाकू, तो चाकू की सर धार अपन सर मतलब मोटी कर देंगे तो वो चुभेगा नहीं, और सर पतली कर देंगे तो सर चुभेगा। तो पतली कर देने से क्या फायदा हुआ उसका? सर वो मतलब चुभेगा क्योंकि सर उसका सर एरिया हो जाएगा ना सर, वो कम हो जाएगा। हाँ, तो यही रीजन है कि अगर अगर तुम फोर्स का वैल्यू फिक्स कर देते हो तो एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कमेगा, एंड अगर एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे तुम कभी सुई है ना चुभान, सुई देखो, सुई तो उसका एरिया कितना कम होता है, तो जैसे ही तुम अपनी बॉडी में या किसी चीज में डालो तो डायरेक्ट अंदर छेद हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, एरिया बहुत कम हो चुका है एंड प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। ठीक, वही तुम कुछ और ले लो, नट वगैरह जो होता है, वोल्ट ले लो, वोल्ट से करोगे अपने शरीर में कुछ नहीं होने देना, क्योंकि उसका एरिया है ना बहुत ज्यादा होता है, तो प्रेशर बहुत कम लगता है। ओके, ओके सर। यहाँ तक समझ में आ गया? एंड एक लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड कुछ एप्लीकेशंस है डेली यूजेस, तुम देख लेना वो। ओके, तो सर ये फोर्स एंड प्रेशर सर आज ही कंप्लीट हो जाएगा सर? हाँ, ये बस इस टॉपिक के बाद क्लियर हो जाएगा। एक और टर्म है वो मैं बता दूंगा क्योंकि तुम्हारे काम आएगा। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ओके ना, सर। हमारा जो ये है ना वायुमंडल है, गैस सबसे मिलकर बना हुआ है, और उस गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उससे भरा पूरा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पूरा हमारा जो माहौल है ना उससे भरा पूरा है एयर से। ओके, एंड उस एयर के कारण है ना जमीन पे जो फोर्स लगता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, जैसे मान लो कि ये हमारा धरती है, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, कहीं कार्बन है, कहीं कुछ है, और इस गैस के कारण यहाँ पे जो प्रेशर लगता है ना इस सरफेस पे, उससे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, क्लियर है ये सब चीज? ओके सर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटीएम में करते हैं। इसे समझ में हो गया, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वही एटीएम हो गया। ओके, एंड 1 एटीएम को पास्कल में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, उसका जो वैल्यू किसी ने बोला है, सोहम ने, आई थिंक 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, तो ये लिख लेना। ओके सर। हाँ, इसका ऐसा यूनिट नहीं होता, इसको एटीएम से डिनोट भी करते हैं, ऐसा यूनिट उसका पास्कल ही होता है, इसको आल्सो डिनोटेड बाय ये हो जाता है। ओके, आल्सो डिनोटेड बाय एटीएम। बाय एटीएम। हाँ, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में जितनी सारी गैसेस है ना, वायुमंडल में जितनी सारी गैसेस है, उनके द्वारा जो पृथ्वी पर फोर्स लगाया जाता है, उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ओके, एंड इसी कर लो। अब एक टर्म है, मैंने देख रहा था क्वेश्चन वगैरह, एक था स्केलर और वेक्टर, तो वो समझा दे रहा हूँ। ठीक है,
चलो मैं बता दे रहा हूँ स्केलर वेक्टर। ओके सर। ये मैंने बताया होगा, तुम्हें याद है, तुमने लास्ट टाइम जब मैं क्लास करता था तुमने किया होगा। तो मान लो कि यहाँ पे है ना, कौन है, और देख लो कौन कौन बंदे हैं। मान लो हाँ यहाँ पे पर्व है, ओके, यहाँ पे पर्व है, एंड इधर मैं मान लेता हूँ ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, सर और आपके इधर पास साउथ है है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सर, लर्न करने का सर कोई तरीका है? क्या? हाँ, तुम अपना सर फेस मतलब है कोई ना, ट्रिक हो? हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम अपना फेस है ना पूर्व की दिशा में कर लो, ठीक, सर पूर्व की दिशा पूर्व में, मतलब? ईस्ट ईस्ट यस सर। इस डायरेक्शन में अपना फेस कर लो, एंड तुम्हारा पीठ क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तुम्हारा लेफ्ट हैंड नॉर्थ हो गया, एंड राइट हैंड साउथ हो गया, ओके। ओके सर। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे है ना पर्व है, एंड मैं पर्व को बोलता हूँ कि पर्व तुम्हें 5 किलोमीटर चलना है। तो पर्व कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इधर जाऊँ 5 किलोमीटर, या 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 किधर भी। उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है 5 किलोमीटर जाने का, ओके, किधर भी जा सकता है वो, ठीक। तो वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसको सिर्फ 5 किलोमीटर बोला गया है। तो हो सकता है उसको, उसके पर्व को उसके पापा बुला रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे आना है 5 किलोमीटर, एंड पर्व यहाँ चला गया 5 किलोमीटर, ठीक। तो ये तो दिक्कत हो गई ना कि पर्व को पहुंचना यहाँ पे था एंड पहुंच गया यहाँ पे। तो जिस क्वांटिटी के पास है ना, बस मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ वैल्यू हो, जैसे 5 किलोमीटर, उसे हम स्केलर कहते हैं, ओके। तो ओनली मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, जैसे प्लस डायरेक्शन भी होता है, ओके, दिशा। अब मान लो कि पर्व के पापा बोलते कि पर्व तुम पूर्व की दिशा में या ईस्ट की दिशा में 5 किलोमीटर आ जाओ, तो पर्व यहाँ पे था एंड पर्व सीधे यहाँ पे 5 किलोमीटर चला जाता, क्योंकि उसे क्या पता था 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ 5 किलोमीटर क्या हो यस गया, सर। मैग्नीट्यूड हो गया, एंड ईस्ट क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। लेकिन पहले पहले क्या बोला गया था, बस 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या है, ये बस मैग्नीट्यूड है, ओके। तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा स्केलर हो गया, एंड ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो वेक्टर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है, एंड स्केलर में बस मैग्नीट्यूड होता है, ओके। एंड ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जा रहा है। कोई डाउट है तुम्हारा, या नहीं समझ में आया इस चैप्टर में भी नहीं समझ में आया, या पहले का कोई डाउट है किसी मैथ्स का चैप्टर का, तो पूछ लो मेरे से अब। सर मैथ में डाउट है सर। ओके सर। हाँ पूछ लो, अब मैं रिकॉर्डिंग हटा दे रहा हूँ अब।